स्वयंसेवक बंधुगण, हम द्वितीय वर्ष के लिए आए हैं तो यह स्पष्ट है कि संघ के विषय में प्राथमिक जानकारी प्रथम वर्ष में प्राप्त करने के पश्चात ही हम लोग द्वितीय वर्ष के लिए आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सिद्धांत, ध्येय, कार्यपद्धति आदि विषयों में प्राथमिक बातें हम जानते हैं। संक्षेप में हम यह जानते हैं कि हमारा ध्येय है परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम। यह स्वराष्ट्र यानी हिंदू राष्ट्र परम वैभव तक ले जाना, यह ध्येय है। उसके लिए साधन है विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। धर्म का संरक्षण यह साधन है। इस साधन का आधार है विजयत्री चन संहता कार्य शक्ति है। हमारी विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति यानी संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, यह उसका आधार है। तो संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन यह आधार, इस आधार के सहारे धर्म का संरक्षण, उसके फलस्वरूप हिंदू राष्ट्र का परम वैभव, यह साध्य साधन विवेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रखा है। और इसमें संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का संगठन, यह जो आधारभूत कार्य है वह कार्य संघ करेगा, ऐसा तय किया है। ये सब बातें हम जानते हैं, केवल पुनस्मरण के लिए संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का संगठन, यह कार्य संघ ने अपने तरफ लिया, जिसका मतलब होता है कि हिंदू राष्ट्र के हर एक घटक को संपूर्ण राष्ट्र के साथ एकात्म बनाना, एकात्मता का संस्कार देना। मैं अलग नहीं, पृथक नहीं, स्वतंत्र नहीं, राष्ट्र शरीर का एक अंग मात्र हूँ, अवयव मात्र हूँ, यह साक्षात्कार हर एक को कराना। इस तरह के जो साक्षात्कारित हिंदू है यानी स्वयंसेवक है, उनका अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करना। इस संगठन की सीमाएं बढ़ाते 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 इतनी बढ़ाना कि संघस्थान की सीमाएं और हिंदुस्तान की सीमाएं समव्याप्त हो जाए, माने संपूर्ण हिंदू राष्ट्र ही संघमय हो जाए और संघ हिंदू राष्ट्र में विलीन हो जाए। संघ और हिंदू समाज यह द्वैत समाप्त हो जाए, यह धारणा लेकर संघ का काम चल रहा है। संपूर्ण समाज को सुसंगठित करने की दृष्टि से उपयुक्त कार्यपद्धति का विकास भी किया गया है, जिसका केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, दिन प्रतिदिन एकत्रित आने के पश्चात सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है, समष्टिगत कार्यक्रम के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर सामूहिक कार्यक्रम, उनके द्वारा संस्कार देना, हर एक हृदय पर समाज के साथ एकात्मता का संस्कार अंकित करना, यह जिसका केंद्र बिंदु है दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, यह नित्य कार्यक्रम जिसका है। और बाकी फिर कुछ नैमित्तिक कार्यक्रम, जिसमें साल में नियमित रूप से आने वाले 6 उत्सव और अनियमित रूप से नैमित्तिक कितने ही कार्यक्रम छोटे बड़े होते रहते हैं। तो नित्य और नैमित्तिक कार्यक्रम, केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, इस तरह की कार्यपद्धति का विकास किया। और संघ ने ऐसा कहा कि संघ जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, उस दृष्टि से संघ की कार्यपद्धति स्वयं पूर्ण है। स्वयं पूर्ण है, इसके दोनों मतलब है। यदि हम इस कार्यपद्धति को लेकर चलते हैं तो संपूर्ण समाज को सुसंगठित करने के लिए दूसरे किसी भी पूरक सप्लीमेंट्री कार्यपद्धति की आवश्यकता नहीं।
इसको यदि हम छोड़ देते हैं मोहवश, तो दूसरी कोई भी ऐसी कार्य पद्धति हो नहीं सकती जो वैकल्पिक, पर्यायी, सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव इस नाते काम कर सकती है। तो इस पद्धति को लेकर काम करते हैं तो पूरक कार्य पद्धति अनावश्यक हो जाती है। मोहवश इस कार्य पद्धति को छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, तो दूसरी कोई वैकल्पिक कार्य पद्धति हो ही नहीं सकती। दोनों अर्थ में हम लोगों ने कहा कि संघ की कार्य पद्धति यह स्वयं पूर्ण है। फिर संघ की कुल मिलाकर जो योजना है वह भी मामूली तौर पर हम लोग जानते हैं। संघ ने कहा कि हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे, यानी हर एक हिंदू को संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कराना, एकात्मता का संस्कार देना, ऐसे लोगों का संगठन खड़ा करना। तो स्वयंसेवक का निर्माण और संगठन, इतना ही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा, ऐसा कहा। आधारभूत कार्य है। किंतु अब भी प्रश्न निर्माण होता है, 1925 में भी यह प्रश्न निर्माण हुआ कि आपने ध्येय बहुत बड़ा रखा है, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कामों की आवश्यकता है। राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए वहाँ उपयुक्त कार्यों की रचना और विचारों का विकास करने की आवश्यकता है। और संघ ने कहा कि हम केवल संगठन करेंगे, संगठन के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज अवर बिगिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अवर एंड। संगठन यह हमारा प्रारंभ है, संगठन यही हमारा अंत है। स्वयंसेवक का निर्माण और उनका संगठन, इतना ही काम संघ करेगा और दूसरा कोई भी भला काम संघ नहीं करेगा। तो उस समय भी कहा गया, आज भी पूछा जाता है कि दोनों का मेल कैसे बिठाया जा सकता है। परम वैभव प्राप्त करने के लिए सैकड़ों काम करने की आवश्यकता है राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले और संघ कुछ का दूसरा काम नहीं करेगा, केवल स्वयंसेवकों का निर्माण और उनका संगठन। तो फिर ये बाकी सारे काम कैसे हो सकते हैं और बगैर उनके परम वैभव कैसे प्राप्त हो सकता है? तो प्रारंभ से ही यह कहा गया कि संघ केवल संगठन करेगा, स्वयंसेवकों का निर्माण करेगा, उनको उपयुक्त संस्कार देगा, उनका अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करेगा, इस अनुशासनबद्ध संगठन को आसे तो हिमाचल बढ़ाएगा। इतना ही काम संघ करेगा। लेकिन संघ से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक, दिन प्रतिदिन शाखा में आने वाले संघ से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक अपनी अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुकूल राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और वहाँ कार्य और विचारों की रचना करेंगे। कार्य और विचारों की रचना यह स्वयंसेवकों का दायित्व है। स्वयंसेवकों का निर्माण यह संघ का दायित्व है। संघ स्वयंसेवक निर्माण करेगा, स्वयंसेवक कार्य क्षेत्रों का निर्माण करेंगे। कार्य क्षेत्रों का निर्माण यह संघ का दायित्व नहीं है, संघ का दायित्व स्वयंसेवकों का निर्माण है, स्वयंसेवकों का दायित्व कार्य क्षेत्रों का निर्माण है। वे अपनी अपनी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुकूल विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए कार्य और विचारों की रचना करें। लेकिन उसमें 3 तरह की परहेज रखनी चाहिए, ऐसा शुरू से कहा गया। पहली बात कि हम राष्ट्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के कार्य की रचना और विचारों का विकास यह सस्ती लोकप्रियता के पीछे न लगते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सिद्धांत और आदर्श है उन्हीं के प्रकाश में कार्य की रचना और विचारों का विकास हम करें, यह एक बात। दूसरा, हमारे स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने के पूर्व उन क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग लोग पहले से है, मौजूद है, विद्यमान हैं। उन्होंने वहाँ कुछ काम का ढंग, वायुमंडल, आदतें निर्माण की है। कुछ अच्छी होगी, कुछ खराब भी होगी। इसके कारण हो सकता है कि वायुमंडल अच्छा नहीं, रीति नीति अच्छी नहीं, काम की पद्धति अच्छी नहीं। अब जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ तुरंत यश प्राप्त हो, इस दृष्टि से जो गलत आदतें वहाँ पहले से चल रही उन्हीं का स्वीकार करते हुए हम तुरंत कैसे यशस्वी हो सकते हैं? तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा करना नहीं है।
तो विभिन्न क्षेत्रों को परिष्कृत करने के लिए, साफ करने के लिए हम जा रहे हैं। हमें यश प्राप्त होने में देर हो सकती है, इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें आपसी व्यवहार की जो रीति नीति पद्धति सिखाई है, उसी रीति नीति पद्धति को इंट्रोड्यूस करना है अपने क्षेत्र में। हो सकता है इसके कारण यश प्राप्ति में कुछ देर हो, किंतु जल्दबाजी में आकर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा करना नहीं है। यह दूसरी बात। और तीसरी बात कि सर्वसाधारण स्वयंसेवक के लिए भी यह कहा गया है कि प्रतिदिन शाखा पर आना चाहिए। यह बड़ा विचित्र है। एक तरफ हम कहते हैं कि संघ में संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदमी बुढ़ा भी हो जाता है, बाल पक जाते हैं, चलना कठिन हो जाता है, तो भी निकर पहनकर शाखा पर आ जाओ, यह आग्रह चलता ही रहता है। मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जैसे मिलों में होता है, फैक्ट्री में होता है कि इधर कपास डाल दिया, उधर मैन्युफैक्चर्ड गुड एक बार हो गया कि फिर से मशीनरी में डालने की आवश्यकता नहीं, पक्का माल हो जाता है। वैसे 5 साल 10 साल तक शाखा में आ गए, फिर ये मैन्युफैक्चर्ड स्वयंसेवक हो गया, फिर जीवन भर शाखा में आने की आवश्यकता नहीं, अब तुम पक्का स्वयंसेवक हो गए हो, सर्टिफाइड। ऐसा नहीं है। यहाँ संस्कार होते हैं, यह भी प्रतिज्ञा है, और आखिर तक हर दिन शाखा पर आना है, यह भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि संस्कार होते हैं, यह सही है, किंतु मनुष्य के मन की रचना ही ऐसी है कि बाह्य वायुमंडल के संपर्क में हम जब आते हैं तो अच्छे लोगों के संस्कार भी धूमिल हो जाते हैं। वह जो मालिन्य है उसको हर दिन दूर करने की आवश्यकता है। पीतल का बर्तन जो है उसको हर दिन साफ करने की आवश्यकता है। इस विजयादशमी को एक बार पीतल का बर्तन साफ किया, उसको अलमीरा में रख दिया, अब अगले विजयादशमी में ही उसको मांज लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, हर दिन साफ करना पड़ता है। वैसे यहाँ संस्कार दिए जाते, यह भी सही है, लेकिन उनको कायम रखने के लिए हर दिन शाखा पर आकर फिर से संस्कारों की रिवीजन करना, यह भी आवश्यक होता है। दोनों बातें कही गई। यह सर्वसामान्य स्वयंसेवक के लिए भी कहा गया है। अब जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं वो तो जानबूझकर ऐसे कार्य क्षेत्र में है जहाँ पहले से गलत वायुमंडल लोगों ने तैयार किया है, उनके लिए तो मन को परिष्कृत करने की आवश्यकता सामान्य स्वयंसेवक की तुलना में अधिक हुआ करती है। इस दृष्टि से सामान्य स्वयंसेवक का दिन प्रतिदिन के उपस्थिति के विषय में जितना आग्रह होगा, उससे अधिक आग्रह पूर्वक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने दिन प्रतिदिन का उपस्थिति का आग्रह रखना चाहिए। ये 3 बातों की परहेज, एक, संघ के सिद्धांतों आदर्शों के प्रकाश में ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में विचारों का विकास और कार्य की रचना हो। दूसरा, संघ ने जो आपसी व्यवहार की रीति नीति पद्धति बताई है वही हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करें। और तीसरा, कि सर्वसामान्य स्वयंसेवक से भी अधिक आग्रह दिन प्रतिदिन के उपस्थिति के विषय में हमारा रहे। 3 बातों की परहेज के साथ यह कहा कि हमारा स्वयंसेवक अपने रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुकूल विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ कार्य का विकास, विचारों का विकास, कार्य की रचना करेंगे। इस तरह से राष्ट्र के परम वैभव के लिए आवश्यक वो सभी कार्य होंगे, कोई कार्य अछूता नहीं रहेगा, लेकिन ये सारे कार्य स्वयंसेवक करेंगे, संघ नहीं करेगा। संघ स्वयंसेवकों का निर्माण करेगा, स्वयंसेवकों ने इन सब बातों का निर्माण करना है। एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन है कि संघ ने स्वयंसेवकों का निर्माण करना, स्वयंसेवकों ने कार्य क्षेत्रों का विकास करना। यह एक ऑल आउट स्कीम, कुल मिलाकर योजना पहले से बताई गई, और इसमें आधारभूत कार्य कुछ होगा तो वह स्वयंसेवकों का निर्माण और उनका संगठन, और यह आधारभूत कार्य संघ ने स्वयं हाथ में लिया है और इस दृष्टि से कार्य पद्धति का विकास किया। जैसे मैंने कहा, दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण इसका केंद्र बिंदु है। इसके द्वारा उपयुक्त संस्कार मन पर अंकित किए जाते हैं, एकात्मता का संस्कार मन पर अंकित होता है, और उसके आधार पर फिर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर सकते हैं। इस तरह का एक कुल मिलाकर एक योजना इस तरह की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोची, 1925 से ही सोची, उसके मुताबिक काम चल रहा और इतने साल से अपना काम चल रहा है। राष्ट्र पुनर्निर्माण के दृष्टि से यही ऑल आउट स्कीम यह उपयुक्त है, और उसका आधार जो है माने संगठन, इस दृष्टि से
यही कार्य पद्धति एकमात्र कार्य पद्धति हो सकती है और कोई कार्य पद्धति हो नहीं सकती। एष पंथः नान्यद् विद्यते अयनाय, इस तरह का हम लोगों का दावा है। अब ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं और इन बातों पर हमारी श्रद्धा भी है, किंतु श्रद्धा होते हुए भी हम भी बाहर के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, 10 लोगों की बातें सुनते हैं, फिर लगता है कि हमने सुना था बौद्धिक वर्ग में वो था तो ठीक ही, लेकिन ये बाहर जो बातें चलती है इसका उसका कैसे मेल बिठाया जाए। यह भी कभी कभी वायुमंडल का असर स्वयंसेवक के मन पर भी होता है। और इस दृष्टि से एक बार जो विश्वास दृढ़ हो गया वह थोड़ा हिल जाता है। समर्थ रामदास ने ऐसा कहा, कर्म केले ची करावे, ध्यान धरिले ची धरावे, विवरिले ची विवरावे, पुन्हा निरूपण, तैसे ची आम्हा घडले, बोलिले ची बोलणे पडले, काजे विघडिले ची घडिले समाधान। उन्होंने कहा कि हमने पहले बोला था, वही फिर से बोलना पड़ रहा। क्यों? तो पहले बोला था उस समय विश्वास दृढ़ हो गया था, लेकिन बीच में जो कालावधि गया है इसमें विश्वास कुछ हिल गया है और इसी विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए वही बात बोलने की आवश्यकता है जो पहले एक बार कही गई, ऐसा समर्थ रामदास ने कहा। इसी दृष्टि से अपने यहां भी बौद्धिक वर्ग की योजना होती है। तो स्वयंसेवक के नाते हम जानते हैं कि हमारा ध्येय क्या है, उसका साधन क्या है, उसका आधार क्या है, उसके लिए कार्य पद्धति क्या है। वही एकमात्र कार्य पद्धति है और कुल मिलाकर राष्ट्र निर्माण की परम वैभव प्राप्ति की योजना संघ की क्या है, संघ और स्वयंसेवकों में किस तरह से कार्य का विभाजन है, यह सारी बातें हमारे सामने हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा वायुमंडल का एक असर क्या होता है, आजकल एक शब्द बड़ा चलता है, प्रगमनशील लोगों के द्वारा, प्रोग्रेसिव लोग, उसका नाम है बुद्धिवाद, रैशनलिज्म। अब बुद्धिवाद तो अच्छी बात है, बुद्धि से विचार करना, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रगमनशील लोगों के दिमाग में बुद्धिवाद का स्वरूप केवल संशयवाद बन जाता है। हर चीज में संशय, इसमें क्या अर्थ है, उसमें क्या अर्थ है, ये फजूल है, वो फजूल है, इसी को बुद्धिवाद कहा जाता है। अब संघ की प्रतिज्ञा है कि संघ के पद्धति को लेकर हम चले तो राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना संघ की जिम्मेवारी। लेकिन जिम्मेवारी कब है? इसको लेकर चले तो यही कार्य पद्धति उपयुक्त कार्य पद्धति है। इस दृढ़ विश्वास के साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इस पर अमल करेंगे तो यह प्रतिज्ञा पूर्वक हम कह सकते हैं कि यह यशस्विता की ओर ले जाने वाली कार्य पद्धति है। लेकिन संशयवाद जो होता है वो कैसे है? जैसे हम लोग दिल्ली से मद्रास जाने के लिए निकले, सोच लिया कहाँ जाना है, मद्रास जाना है, पहले तय कर लिया कौन सी गाड़ी जाती है, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जाती है, सारा देख लेना पहले। बुद्धिवाद का वो स्थान है, देख लेना मद्रास ही जाना है, कलकत्ता जाना है, ग्रैंड ट्रंक लेना या और कौन। लेकिन एक बार तय हुआ कि ग्रैंड ट्रंक मद्रास तक पहुंचती है, तो फिर यही हमारा काम हो जाता है कि ग्रैंड ट्रंक में अपना बोरिया बिस्तर रखना, खुद को बिठाना और मद्रास आते तक ग्रैंड ट्रंक में बैठे रहना। जो बुद्धिवाद है वो ग्रैंड ट्रंक में चढ़ने के पहले कर लीजिए। लेकिन बुद्धिवाद के नाम पर यदि कोई आदमी धीरज छोड़ देता है, 2.5 घंटे में मथुरा स्टेशन आता है, वो सोचता है भाई 2.5 घंटे हो गए अभी तक मद्रास नहीं आया, मैं कोई गलत ट्रेन में तो नहीं बैठा। वो वहां उतरता है, वो पोर्टर को पूछता है क्यों साहब ये मद्रासी गाड़ी जाती है या और कहीं जाती है? पोर्टर कहता है नहीं साहब मद्रास ही जाती है। फिर बैठता है। 45 मिनट के बाद आगरा आता है, वो सोचता है 45 मिनट हो गए, कितना समय हो गया अभी तक मद्रास नहीं आया। वहां गार्ड के पास जाता है, पूछता है कि साहब यही है ना? फिर गार्ड से आश्वासन लेकर थोड़ा समाधान होता है। ऐसा हर स्टेशन पर उतरता जाएगा, बुद्धिवाद के नाम पर संशयात्मा बन जाएगा और आखिर में नागपुर आने के बाद यदि सोचेगा कि इतने समय तक मैं दिन भर यहाँ बैठा हूँ, मद्रास नहीं आया, मालूम होता है शायद ये गाड़ी ही गलत है, तो अपना बेड बैग लेकर यदि वो नागपुर में ही उतर जाता है
तो गाड़ी तो मद्रास पहुंचने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भले आदमी मद्रास नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। बुद्धिवाद अलग बात है, संशयात्मा एक अलग बात है। एक बंदर के बारे में हमने सुना था कि एक बंदर बहुत बुद्धिवादी था। पाश्चिमात्य यूरोपियन लोगों का वो पूर्वज है, हमारा नहीं, यूरोपियन लोगों का पूर्वज है, वो बहुत बुद्धिवादी था। तो उसने सोचा कि ये जो अपना वंशज है वो आम का पेड़ उगाता है, अच्छा पेड़ है, मैंने भी उगाना चाहिए। आम का पेड़ उगाने की क्या प्रक्रिया होती है वह उसने देख ली। फिर एक गुठली पैदा की, जैसा मनुष्य करता है। जमीन खोद ली, उसमें वो गुठली रख दी, मिट्टी ऊपर से डाल दी, सामने के पेड़ पर जाकर बैठ गया और घड़ी देखता रहा। 5 मिनट हो गए, माने 300 सेकंड। बुद्धिवादी आदमी के लिए 300 सेकंड ये बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। 300 सेकंड हो गए, लेकिन देखा कि जहां वो गुठली रखी है वहां कोई हलचल ही दिखती नहीं। तो उसको लगा कि कोई हलचल नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आम का पेड़ तो आएगा नहीं, लेकिन मैंने जो कैपिटल लगाया है, वो जो गुठली रखी है वहीं की जमीन में लापता तो नहीं हो गई। फिर से वो उतर कर आता है, जमीन को फिर से ऊपर ऐसा वो मिट्टी को ऊपर कर देता है, वो गुठली निकालता है, सामने अवसर रखता है। समाधान होता है कि मेरा कैपिटल तो कायम है, मेरी गुठली तो कायम है। फिर से गुठली रखता है, फिर से उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, फिर से ऊपर जाकर फिर से 5 मिनट के बाद फिर से आकर वो मिट्टी उखाड़ता है। ये 12 साल तक वो करते रहा तो भी आम का पेड़ आने वाला नहीं। यदि आम का पेड़ चाहिए तो बुद्धिवाद के नाम पर संशयात्मा न बनते हुए दृढ़ श्रद्धा के साथ कि मैंने यहाँ गुठली डाली है, इसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ साल लगेंगे लेकिन आम का पेड़ आने ही वाला है, इस श्रद्धा के साथ वो यदि राह देखेगा और हिफाजत करता रहेगा तब तो आम का मिलेगा। नहीं तो गुठली बार बार निकालने से, 12 साल तक निकालने से भी कुछ नहीं होगा। तो एक बार हमने तय कर लिया कि हमारा ध्येय क्या है, साधन क्या है, उसका मार्ग क्या है, तो अब दृढ़ श्रद्धा के साथ उस पर अमल करते रहना, यही हमारा काम बचता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाहर के वायुमंडल में लोग जब आते हैं तब जल्दबाजी आ जाती है। वास्तव में जल्दबाजी से देर होती है, लोग भूल जाते हैं। अनड्यू हेस्ट कॉजेस डिले। इसलिए परम पूजनीय गुरु जी कहते थे हेसन स्लोली, हेसन स्लोली, माने धीरे धीरे जल्दी करो। दिखने में विचित्र दिखता है, लेकिन ये गुरु जी का वाक्य है कि हेसन स्लोली। लेकिन लोग जरा प्रगमनशील हो गए, इसके कारण वो धीरज नहीं रख सकते। फिर मन में आशंकाएं खड़ी होती है, साहब हमारा काम है, इतने साल से कर रहे हैं, कैसा होगा। हम पूछते हैं भाई तुम कार्य पद्धति के अनुसार काम कर रहे हो? हाँ कर रहे। कितने साल से कर रहे? इतने 60 साल हो गए। तो तुम्हारे मन में ये क्यों गड़बड़ क्यों आ रही है? 60 साल से हम दक्ष आरंभ कर रहे हैं, क्या होगा? हमने कहा भाई तुमने ये सुना है कि हमारी कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है? बोले हाँ ये सुना है। इसको लिया तो पूरे कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ दिया तो वैकल्पिक कार्य पद्धति हो नहीं सकती। बोले इस पर हमारा विश्वास भी है। विश्वास है तो इस पर अमल करो। हाँ कोई पूछेगा साहब जहां संघ की शाखाएं चलती है वहां क्या हर जगह यश आता है? कुछ जगह आता है, कुछ जगह नहीं आता। आप जरा स्क्रूटिनी करके देखिए, यश कहां आता है, अपयश कहां आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस कार्य पद्धति का विकास किया उसके मुताबिक ठीक ढंग से जहां जहां हम चलते हैं वहां शाखाओं में यश आता है, शाखाएं अच्छी चलती है। और बाहर के वायुमंडल के प्रभाव में आकर जब हम कार्य पद्धति से हटकर और जल्दबाजी में आकर कुछ शॉर्टकट लेना चाहते हैं, वहां शाखाएं घट जाती है। शाखाएं दोनों तरह की है, बढ़ने वाली भी है, घटने वाली भी है। लेकिन कार्य पद्धति के विषय में जो कहा गया वह ठीक है या नहीं, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहां जहां कार्य पद्धति को हमने ठीक ढंग से अमल में लाया है वहां शाखाएं निश्चित रूप से बढ़ेगी, प्रतिज्ञापूर्वक बढ़ेगी। जहां जहां जल्दबाजी में प्रोग्रेसिव बुद्धिवादी बनकर हम लोगों ने शॉर्टकट लेने का प्रयास किया वहां शाखाएं घट जाएगी। फिर यदि हम कहेंगे साहब हम तो शाखा लगाते हैं, कुछ जाता नहीं, बड़ा कोई इधर देखता नहीं, आकर्षण कम हो गया। आकर्षण कम नहीं हो गया, तुम्हारा धीरज कम हो गया। धीरज के साथ इस कार्य पद्धति को लेकर चलो, काम होगा। जो कुल मिलाकर योजना बताई है कि संघ ने क्या करना है, स्वयंसेवकों ने क्या करना है, जहां जहां धीरज के साथ जो परहेज बताई गई है, संघ के सिद्धांतों के आदर्शों के प्रकाश में ही कार्य की और विकास, कार्य की रचना और विचारों का विकास, संघ की रीति नीति पद्धति का इंट्रोडक्शन अपने कार्य क्षेत्र में, नित्य शाखा संपर्क, तीनों बातों की परहेज जहां जहां रखी जाती है वहां कार्य मजबूत होता है, अच्छा होता है।
जहां जल्दबाजी में शॉर्टकट लेने का प्रयास होता है, काम बिगड़ जाता है। तो कुल मिलाकर जो योजना है वह योजना संघ की कार्य पद्धति पूर्ण विश्वास के साथ जहां अमल होता है वहां निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, हम मानते हैं, किंतु कुल मिलाकर वायुमंडल देखकर जरा धीरज छूटता है। ऐसा लगता है कि नहीं है, ठीक है, प्रगति हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जरा और तेज जाना चाहिए था, क्यों नहीं जा रहे पता नहीं, क्या पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से वास्तव में यशस्विता, परिणाम कारकता हमारी कार्य पद्धति की और ऑल आउट स्कीम की क्या है, अब इसका अंदाजा कैसा लेंगे? इसमें बड़ी कठिनाई है। कठिनाई यह है कि कौन सी पद्धति कितनी प्रभावी है यह तुलना से ही समझा जा सकता है, लेकिन संघ की किसी दूसरे कार्य के साथ तुलना हो नहीं सकती। संघ यह एक ऐसा अनन्वय अलंकार है कि संघ संघ के समान है और किसी दूसरे संस्था के समान नहीं। संपूर्ण समाज को सुसंगठित अवस्था में लाना यह संघ का काम होने के कारण संघ के समान दूसरा कोई काम नहीं। तो कार्य के स्वरूप के दृष्टि से विचार किया तो संघ यह अनन्वय अलंकार है, इसका किसी के भी साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए और किसी के साथ तुलना करते हुए और फिर देखना कि भाई वो ज़्यादा प्रभावी है या ये ज़्यादा प्रभावी है, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन हाँ, दूसरा है, संगठन के नाते यदि हम देखें, कार्य क्षेत्र दूसरा होगा, कार्य का स्वरूप दूसरा होगा, लेकिन जैसे संघ की प्रतिज्ञा है कि हम संगठन बनाएंगे, वैसे और यदि किसी की प्रतिज्ञा होगी कि हम संगठन बनाएंगे, तो उन्होंने इतने साल में कितना संगठन बनाया, हमने कितना बनाया, उनको यश कितना प्राप्त हुआ, हमको यश कितना प्राप्त हुआ, इस सीमित पहलू को लेकर कि संगठन खड़ा करना हमारी प्रतिज्ञा और किसी की प्रतिज्ञा है, कितने समय में उन्होंने कितना संगठन किया, हमने कितना संगठन किया, ऐसी कुछ तुलना हो सकती है क्या? तुलना से बात स्पष्ट हो जाती है। तो ऐसा दिखेगा कि जहां कार्य के स्वरूप के दृष्टि से संघ अतुलनीय है, क्योंकि संघ के जैसे कार्य का स्वरूप और कहीं नहीं, वहां संगठन खड़ा करना है ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी इच्छा कई लोगों ने दिखाई, कई लोगों ने संगठन खड़ा करने के प्रयास किए और केवल संगठन शास्त्र की परिणाम कारकता इस नाते हमारी उनकी तुलना हो सकती है। अब एक हमारे क्षेत्र का तो हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे क्षेत्र का एक कार्य लगभग उम्र में संघ के जैसी जिसकी उम्र है, थोड़ी सीनियरिटी है, राजनीतिक क्षेत्र का है, जिसका नाम हमने सुना है, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुना है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी सीनियर है और आरएसएस जूनियर है, बहुत लोगों को पता नहीं। विजयादशमी 1925 को संघ का निर्माण हुआ। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में, माने रूस में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आरएसएस की तुलना में 4 साल 11 महीने 10 दिन ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है, जूनियर नहीं है, सीनियर है। अब वो भी संगठन खड़ा करना चाहते हैं, इतना ही नहीं, तो उनके जो संगठन शास्त्रज्ञ है उनको पश्चिम में सर्वश्रेष्ठ संगठन शास्त्रज्ञ माना गया है, जिसका नाम है लेनिन। लेनिन को पश्चिम का सर्वश्रेष्ठ संगठन शास्त्रज्ञ इस सेंचुरी का, इस शताब्दी का, ऐसा माना गया। तो पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ संगठन शास्त्रज्ञ ने दिए हुए नियमों के अनुसार चलने वाली पार्टी, लेनिन का बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर जी का नाम ही कहीं नहीं था, कोई उनको पहचानते नहीं थे। संघ की स्थापना 1925 विजयादशमी को हुई। 2.5 महीने के अंदर अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। दिसंबर 1925 के अंत में कानपुर में पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। उस समय संघ की उम्र क्या थी? 2.5 महीना। और संघ को कितने लोग जानते थे? तो देश तो जानता ही नहीं था, मध्य प्रदेश वाले भी जानते नहीं थे, विदर्भ के लोग भी पूरा जानते नहीं थे, नागपुर वाले भी पूरा जानते नहीं थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की कोई बड़ी चीज निर्माण हुई है। 2-3 मोहल्ले के लोग जो नजदीक रहते थे वही जानते थे।
उस समय संघ की ताकत क्या होगी? तो आपने ये सुना है कि ये बोलना बड़ा कठिन है, क्योंकि कितने लोगों को लेकर परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने संघ का प्रारंभ किया मैं तो नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं 5 लोगों को लेकर, कुछ कहते हैं 12 लोगों को लेकर, कुछ कहते हैं 20 लोगों को लेकर, पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन ये तय करने में कठिनाई इसलिए आती है कि जब मैं नागपुर में जाकर अंदाजा लेने का प्रयास मैंने किया तो जिन 5 लोगों को लेकर डॉक्टर जी ने संघ कार्य का प्रारंभ किया, उन 5 लोगों में मैं भी एक था, ऐसा बताने वाले 5000 लोग कम से कम नागपुर में, जो कहते हैं कि उन 5 लोगों में मैं भी था। तो यह कहना कठिन है कि वास्तव में जिस समय कानपुर में पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कम्युनिस्ट पार्टी की हुई, उस समय संघ की क्या स्ट्रेंथ होगी ये बताना कठिन है। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, आप भी तो शाखा चला रहे, कितना फर्क पड़ेगा। मेंढक बहुत बड़ा हो गया तो भी बैल के जैसा तो हो नहीं सकता। तो 100 होगी, 50 होगी, और कितनी होगी? और प्रतिष्ठा क्या थी? प्रतिष्ठा कुछ नहीं, लोग समझते थे 10 अखाड़े चल रहे, ये भी चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसका कारण था हिंदुस्तान में स्वातंत्र्य का आंदोलन चल रहा, महात्मा जी ने जो अहिंसा का मार्ग दिया था उससे जो लोग असंतुष्ट थे, कुछ रोमांटिक सेंसेशनल चाहते थे, क्रांति की बात सोच रहे थे, और रूस में यशस्वी क्रांति हो गई। इसके कारण कम्युनिज्म नाम के सिद्धांत की नहीं, लेकिन क्रांति के यशस्विता का एक आकर्षण यहाँ के जवानों के मन पर था। इसके कारण रूस का अनुकरण करने की और कम्युनिस्ट बनने की इच्छा थी। और इतना ही नहीं तो सारे दुनिया में कम्युनिज्म के विषय में एक उत्सुकता थी कि साहब अनोखी क्रांति इन्होंने रूस में करके दिखाई है। तो संपूर्ण विश्व में इनके नाम का डंका बज रहा था, और हिंदुस्तान के जवान लोग जो अहिंसा से असंतुष्ट थे, वो इज्म के कारण नहीं लेकिन यशस्वी क्रांति के कारण इधर आकृष्ट हो रहे थे। यह एक अवस्था कम्युनिस्ट पार्टी की थी। और हमारी अवस्था क्या थी? मुश्किल से 50, 60, 100 लोग हो गए, कोई जानते भी नहीं थे क्या चल रहा। और उस समय उनकी संख्या क्या थी? तो पार्टी का रिकॉर्ड दिखाता है कि लगभग 500 डेलीगेट 7 स्टेट से वहां इकट्ठा आए थे। माने जब हम 2.5 महीने के थे, नागपुर वाले भी जब हमारा नाम नहीं जानते थे, उस समय 7 स्टेट से, 7 राज्यों से 500 डेलीगेट्स वहां इकट्ठा हुए थे। अब वो उस समय की परिस्थिति थी। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो कम्युनिज्म का सारे दुनिया में बोलबाला था, और हमारा हिंदुत्व ऐसी एक हवा चल पड़ी जिसके गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, कि हिंदू ऐसा खुद को बोला तो पता नहीं क्या नुकसान होगा पॉलिटिकल, इसलिए मैं हिंदू नहीं यह कहने की होड़ लग गई थी। हिंदू राष्ट्र यह कहना माने बड़ी खतरे की बात मानी जाती थी। डॉक्टर जी ने जब कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है, तो जो स्वयं अपने को हिंदुत्ववादी कहते थे वो भी जरा हिचकिचाहट करते थे। वो भी बड़े बुद्धिमान डिप्लोमेटिक ऐसी बात करते थे कि साहब यहाँ सभी हिंदू ही है, कोई हिंदू हिंदू है, कोई मुसलमान हिंदू है, कोई ईसाई हिंदू है, कोई पारसी हिंदू है, सभी हिंदू हिंदू है। माने बड़ी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल हाई लेवल की बात करते थे। जब सीधी सरल ऐसी बात डॉक्टर जी ने कही कि यह हिंदू राष्ट्र है, और नेता लोग तो इस सीमा तक गए थे, वो कहते थे कि मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो, यहां तक। और जो अपने को हिंदुत्ववादी कहते थे उनके अंदर भी एक न्यूनगंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहां तक गया था। आपको आश्चर्य होगा कि यह न्यूनगंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ा कि जिस समय सत्ता के हस्तांतरण की वार्ताएं शुरू हुई, उस समय इन लोगों ने कांग्रेस को बताया कि तुम राष्ट्रीय हो इसलिए तुम अलग रहो। मुस्लिम लीग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, हिंदुओं का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, आप राष्ट्रीय वाले ऊपर रहो, हम उनके साथ निगोशिएशन करेंगे। माने खुद स्वयं अपने को सांप्रदायिक घोषित करने की प्रवृत्ति। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में आ गया जो अपने को हिंदुत्ववादी कहते थे। तो जो सिद्धांत था वह सिद्धांत इतना अप्रिय था। संघ को डिफेंड करने वाले हमारे बैरिस्टर टीजे केदार, इन्होंने असेंबली में कहा, वो संघ को डिफेंड कर रहे कि मैं डॉक्टर हेडगेवार को जानता हूं, वो पागल आदमी नहीं है जो कहेगा कि हिंदुस्तान यह हिंदू राष्ट्र है। ये हमको डिफेंड कर रहे हैं। माने हिंदू राष्ट्र की कल्पना, हिंदुत्व की कल्पना यह कितनी कम लोकप्रिय होगी या अप्रिय होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। वहां से हमने कार्य का प्रारंभ किया। ये 1925 का हाल है। अब समय बीतता गया,
30 साल चले गए। हम 1955 में आते हैं। 1955 में क्या हालत थी? अभी अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो पाबंदी थी वह उठ गई थी। पाबंदी के कारण संघ को काफी स्ट्रेन हुआ था, शाखाएं फिर से गठित करना शुरू हुआ था, तरह तरह के लांछन संघ पर लगाए गए थे। इन लांछनों से इनका निराकरण कैसे किया जाए, इस चक्कर में लोग थे। और उधर कम्युनिस्टों का हाल क्या था? दूसरा महायुद्ध अभी समाप्त हुआ था। दूसरे महायुद्ध के समाप्ति के समय ऐसी कुछ पोजीशन आ गई थी जिसके कारण पूर्वी यूरोप के सभी छोटे बड़े राष्ट्र रशिया के प्रभुत्व में आ गए थे। 48 में एक क्रांति चीन में होकर एक बड़ा जनसंख्या वाला देश कम्युनिस्ट बन गया था। और 1955 में माने संघ स्थापना के 30 साल के पश्चात यह हालत थी कि 1/3 जगत पर कम्युनिस्ट लाल झंडा फड़क रहा था। इसके कारण हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्टों की इज्जत थी। हिंदी में एक कहावत है, भाई के भरोसे दो दो लुगाई, माने भाई के ताकत पर, भाई के आर्थिक परिस्थिति के आधार पर 2-2 4-4 शादियां करना। तो यहां भी कम्युनिस्टों का बड़ा शान ठाट बड़ा जोरदार था, क्योंकि 1/3 जगत में उनका झंडा लहरा रहा था। इतना ही नहीं, तो 1960 तक एक केंद्रित कम्युनिस्ट जगत था। मॉस्को यह केंद्र और 1/3 जगत मॉस्को के अंतर्गत, उनके अंडर। और हिंदुस्तान में भी यह धारणा थी कि अब कम्युनिस्टों का जो विजयी अश्व है, विश्व विजयी अश्व, यह अब आगे ही दौड़ने वाला है, आने वाली पार्टी, यह उनका चित्र था। और हमारा चित्र क्या था? यह लांछन लगा रहे हैं, वह लांछन लगा रहे हैं, हिंदू नाम लेने में भी मुश्किल है। जो हिंदू नाम लेते थे संघ के बाहर, वो भी एपोलॉजेटिक होकर के नहीं ऐसा नहीं, हम हिंदू है, यानी हम कोई छोटे दिल वाले नहीं है, सफाई देने के मूड में लोग आ जाते थे, डिफेंसिव पर आ जाते थे। यह चित्र 1955 में था। और आज और 30 साल हो गए, आज हम क्या चित्र देख रहे हैं? 1955 में एक केंद्रित कम्युनिस्ट जगत था, 1/3 जगत लाल झंडे के नीचे था। आज लाल झंडा है, एक केंद्रितता नहीं रही। हर एक राष्ट्र अलग अलग केंद्र बन गया है, कोई किसी के अंडर नहीं है। एक कम्युनिस्ट देश दूसरे कम्युनिस्ट देश के खिलाफ लड़ रहा है, रूस चाइना के खिलाफ लड़ रहा है, चाइना वियतनाम के खिलाफ लड़ रहा है, वियतनाम काम्पुचिया के खिलाफ लड़ रहा है, युगोस्लाविया रूस की टांग खींच रहा है, रूस युगोस्लाविया की टांग खींच रहा, आपस में सब स्पर्धा शुरू चल रही है। जो सिद्धांत घोषित किए थे, एक एक सिद्धांत से लोग पीछे आ रहे हैं। कहा था नो नेशन, राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं, आप सब जगह राष्ट्रवाद प्रबल हो गया है। कहा था कि फैमिली वगैरह कुछ नहीं है, परिवार नाम का कोई यूनिट नहीं, कॉम्यून हो जाएंगे, कॉम्यूनिस्ट टूट रहे हैं, परिवार, हर कम्युनिस्ट देश में परिवार दृढ़मूल होता जा रहा है। एक एक सिद्धांत कम्युनिस्ट देश छोड़ते जा रहे हैं। यहां तक कि अब कुछ कम्युनिस्ट देशों ने यह भी कहा कि मार्क्स को हम बड़ा मानते हैं, लेकिन मार्क्स ने 100 साल पहले कही हुई बातें आज लागू नहीं हो सकती। आज हमें अपने ही राष्ट्रीय विशेषताओं के प्रकाश में अपना रास्ता खोजना पड़ेगा। इस तरह की बात आज कम्युनिस्ट देश कर रहे हैं। और इसके कारण यह जो एक स्वप्न था कि एक केंद्रित कम्युनिस्ट विश्व रहेगा, यह सपना टूट गया है। आपस में स्पर्धाएं चल रही। सिद्धांत के नाते हर कम्युनिस्ट देश में कम्युनिज्म पीछे हट रहा है। एक एक सिद्धांत की चर्चा यहां नहीं करते, लेकिन हर एक सिद्धांत छोड़ना यह कम्युनिस्ट देशों में चल रहा है। और संगठन शास्त्रज्ञ के नाते विशेष जिनका नाम लेनिन का लिया जाता है, उनके संगठन शास्त्र के नियमों के अनुसार चलने वाली पार्टियां, आज उनका हाल क्या है? हिंदुस्तान में यदि हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में 31 ग्रुप्स है जो कम्युनिस्ट के नाम से चलते हैं। 31 नक्सलाइट्स वगैरह सारे मिलकर, माने जो सारे दुनिया को एक छत्र के अंतर्गत लाने के लिए निकले थे, उनके हिंदुस्तान में 31 झगड़े वाले ग्रुप है। हमारा प्रारंभ तो नागपुर के गली से हुआ था, कोई हमको पहचानता नहीं था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। जिन संस्थाओं में और कार्य क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ रही, उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा। जो कम्युनिस्टों के अड्डे ऐसे कार्य क्षेत्र माने गए थे, वहां भी स्वयंसेवकों के द्वारा संचालित संस्थाएं कम्युनिस्टों से अधिक बलवान आज दिखाई देती है।
और संपूर्ण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कॉम्पैक्ट यूनिट, एक असंध इकाई इस नाते हमारे सामने आता है, जहां सारे दुनिया को एक करने वाले कम्युनिस्टों के हिंदुस्तान में 31 विभाग है जो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे, यह दृश्य हम देखते हैं। और जहां तक सिद्धांत का सवाल है, आपने पिछले दिनों में सुना होगा, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। आज मैं हिंदू हूं यह कहने की होड़ लगी। मैं तो राजनीति जानता नहीं, लोग कहते हैं कि हिंदुत्व के निष्ठा के कारण जो चुन कर आते हैं वो चुनकर आए हैं, ऐसा लोगों ने हमको बताया। हम राजनीति नहीं जानते। लोगों ने कहा कि हिंदुत्व की ऐसी हवा चल गई, इस हवा के कारण लोग चुनकर आ गए, सरकार बना दी। हमको पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, यह बात निश्चित है। कम्युनिस्टों को भी यह मानना पड़ रहा है। जगह जगह कम्युनिस्टों के जो जर्नल्स है वो सफाई देते जा रहे हैं कि हम हिंदुत्व विरोधी नहीं, हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं। अभी आपको पता होगा 82 के जनवरी में केरला के कोचीन में एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था। इस विराट हिंदू सम्मेलन का विरोध सीपीएम ने किया। पहले कहा कि यह विराट हिंदू सम्मेलन, कौन सा हिंदू, गांधी को मानने वाला या गांधी को मारने वाला, इस पार्टी का या उस पार्टी का। फिर भी जोर बढ़ता गया। फिर उन्होंने कहा कि ये यदि यशस्वी हो जाता है तब तो केरल में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे संघ वाले करेंगे। फिर भी जोर बढ़ता गया। फिर कहा कि यदि यह यशस्वी होता है तो लेफ्टिज्म को सेटबैक मिलेगा केरल में। फिर भी इतना यशस्वी हुआ कभी नहीं, 5 लाख लोगों का गैदरिंग वहां हुआ। और फिर कम्युनिस्टों के ही लीडरशिप पर नीचे से कितना प्रेशर आया होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने तुरंत एक पर्ची बांट दी। उसमें उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि केरला में विराट हिंदू सम्मेलन यशस्वी हुआ और विराट हिंदू सम्मेलन जैसे यशस्वी हो जाएगा वैसे ही जगह जगह सांप्रदायिक दंगे करने की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों की थी। लेकिन यह सीपीएम के लिए बड़ी क्रिएटेबल बात है कि हमने जनता को पहले से आगाह कर दिया था और जगह जगह वॉचडॉग कमिटीज हमारे पार्टी ने बनाई थी। इसके कारण संघ वालों का यह जो दुष्ट कार्य था वह दुष्ट कार्य यशस्वी नहीं हो सका। ऐसी बड़ी उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई खुद की। लेकिन नीचे से कितना प्रेशर पार्टी पर आया होगा हम कल्पना कर सकते हैं। उनके यहाँ एक अच्छी पद्धति है, ईएमएस नंबूदिरीपाद जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया, ये स्वयं कार्यकर्ताओं से पत्र मंगवाते हैं, उसका जवाब पब्लिकली देते हैं। उनका जो देशाभिमानी करके वहाँ का अधिकृत वृत्तपत्र है उसमें इसी तरह के प्रश्नोत्तर 22 अप्रैल 1982 को आए थे। 2 थे, विराट हिंदू सम्मेलन से निकले हुए ऐसे 2 प्रश्न थे। आप जानते हैं कि केरला में मापला रायट हुआ था और जिसके बारे में कम्युनिस्ट यही कहते आ रहे हैं कि यह आर्थिक वर्ग संघर्ष था, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सवाल नहीं था। तो दूसरा एक प्रश्न ऐसा था कि हम जो कहते हैं कि मापला रायट यह केवल आर्थिक वर्ग संघर्ष था, यह हमारा कहना ठीक है क्या, यह एक प्रश्न था। और दूसरा था कि सीपीएम के निर्माण के पश्चात केरला में मुसलमानों के एकत्रीकरण हुए हैं, ईसाइयों के एकत्रीकरण हुए, हमने किसी का विरोध नहीं किया। अब हिंदुओं का एकत्रीकरण हुआ, उसका मात्र हमने विरोध किया, क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं क्या? ऐसे 2 प्रश्न थे। अब ये नंबूदिरीपाद के क्रेडिट में कहना होगा कि वो प्रामाणिकता से प्रश्न भी देते हैं, उसके उत्तर भी देते हैं, सारा पब्लिकली करते हैं। दूसरा जो प्रश्न था उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी ने अभी तक ये भूमिका ली, ये ठीक है कि यह केवल आर्थिक वर्ग संघर्ष था और यह बात ठीक भी है कि शुरू में यह आर्थिक वर्ग संघर्ष ही था, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से आगे चलकर इसको हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक स्वरूप प्राप्त हो गया। यह उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी भी जिम्मेवार कम्युनिस्ट ने यह कहा कि सांप्रदायिक स्वरूप मापला रायट को था, यह पहली बार कहा गया है। और दूसरा जो प्रश्न था कि ईसाई और मुसलमानों का कांग्रीगेशन हुआ, इस समय हमने कुछ नहीं कहा, हिंदुओं को क्यों कहा? तो ऑफिशियल पेपर में ईएमएस नंबूदिरीपाद अपने सिग्नेचर से ऐसा कहते हैं कि कांग्रीगेशन एकत्रीकरण किसी का भी क्यों न हो, सभी के एकत्रीकरण के विषय में पार्टी की नीति हमेशा एक जैसी रही है, लेकिन जैसा आपने पत्र में लिखा है वैसा हिंदू एकत्रीकरण के विषय में यदि कुछ गलती हो गई होगी तो निकट भविष्य में उस गलती को दुरुस्त किया जाएगा। ये ईएमएस नंबूदिरीपाद ने लिखा है। माने पार्टी के अंदर से कितना प्रेशर आया होगा। पार्टी ने कहा कि शबरीमला ही नहीं जाना चाहिए,
जो शबरीमलाई जाएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हजारों लोगों ने कहा कि यदि शबरीमलाई एक तरफ और कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ, तो हम शबरीमलाई जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ने को तैयार है। सर्कुलर विड्रॉ किया गया। और सबसे कमाल की यह बात है कि कुछ 5 महीने के पहले सीपीआई के एक श्रेष्ठ विचारक, जिनका नाम है सी अच्युत मेनन, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक आर्टिकल आया है राष्ट्रीयता के विषय में। कम्युनिस्टों ने हमेशा यह भूमिका ली है और सी अच्युत मेनन कहते हैं कि हमारा ऐसा ख्याल था कि हिंदुस्तान ये एक राष्ट्र नहीं है। लेकिन अब हम सोचने लगे कि हमारा ख्याल गलत है, क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के 4 कोने पर 4 मठ की स्थापना की, तो ऐसी ही 4 मठ की क्यों स्थापना की होगी। और फिर जब मैं सोचता हूं कि ये जो तीर्थ क्षेत्र है, दक्षिण के लोग उत्तर में जाते हैं, उत्तर के दक्षिण में आते हैं, तो ये तो प्लेसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता के केंद्र थे। और शंकराचार्य कितने बड़े थे वो हमको बता रहे कि शंकराचार्य कितने बड़े थे कि जब कोई आवागमन की सुविधा नहीं थी उस समय, जंगल है, डकैती है, जंगली पशु है, इन सब का मुकाबला करते हुए सारे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हुए कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकात्मता का उन्होंने निर्माण किया और राष्ट्रीयता की नींव डाली। और फिर वो कहते ये ठीक है कि जहाँ राजनैतिक एकता, एक सरकार नहीं थी, लेकिन सांस्कृतिक एकता थी। और सी अच्युत मेनन, एक्स चीफ मिनिस्टर सीपीआई केरला, वो अपने इसमें कहते हैं कि इस सांस्कृतिक एकात्मता की नींव कुछ होगी, इट इज हिंदू फेथ। हिंदू फेथ, उन्होंने एक वाक्य जोड़ दिया डैश देकर, आई डू नॉट से हिंदू रिलीजन बट हिंदू फेथ। अब वो हिंदू रिलीजन और हिंदू फेथ में क्या करते हैं, बाल की खाल निकालते, ये पता नहीं। 1925 में, 1955 में 3 साल के बाद हमको सफाई देनी पड़ती थी कि नहीं नहीं नहीं, हमारा हिंदुत्व कोई संकुचित नहीं है, संकीर्ण नहीं है, हम बड़े अच्छे हैं। और आज कम्युनिस्टों को यह कहना पड़ता है कि यहाँ का एक राष्ट्र है, एक राष्ट्रीयत्व है, कल्चरल यूनिटी है, उसका आधार हिंदू फेथ है। उनके विचारक कह रहे हैं सिद्धांत के दृष्टि से यह 60 साल का जो प्रवास है, वैचारिक प्रवास, वह किस तरह का है हम देखें। और संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो जब सारे दुनिया में उनका नाम था और बोलबाला था कम्युनिस्टों का, उस समय नागपुर के भी अगर बाकी मोहल्ले वाले, दिगर मोहल्ले वाले लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं जानते थे, तो हम गली से निकले। और आज हमारी हालत यह है कि सारे देश में तो शाखाएं हैं, विदेश में हमारा काम तरह तरह से फैला है। आज 82 कंट्रीज में, 82 कंट्रीज में हमारे स्वयंसेवक कार्यरत है। माने हम गली से निकले, विश्व के स्तर पर आ गए। और ये संगठन के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के स्तर से उन्होंने प्रवास शुरू किया संगठन का। हर देश में आज उनके एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की टांग खींच रहा, और हिंदुस्तान में 31 ग्रुप एक दूसरे की टांग खींच रहे। हम गली से विश्व के स्तर पर पहुंचे, ये विश्व के स्तर से गली के स्तर पर पहुंच रहे हैं। और जो कि वो सिद्धांत लेकर चले संगठन शास्त्र के, जो लेनिन ने दिए हुए हैं। तो सिद्धांत और संगठन दोनों दृष्टि से, चूंकि यह लगभग समकालीन काम है, लगभग समकालीन। ठीक है, 4 साल 10 महीना, 4 साल 11 महीना 10 दिन वो हमसे सीनियर है, तो भी लगभग समकालीन काम है। तो पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ संगठन शास्त्रज्ञ जो माने गए हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार चलने वाले लोगों का वो हाल है। और आज परम पूज्य डॉक्टर जी के सिद्धांत और कार्य पद्धति के अनुसार चलने वाले लोगों का ये हाल है। और हमारे एक कम्युनिस्ट मित्र पार्लियामेंट में कहते थे, बोले संघ वालों का अजीब है, कम्युनिस्ट थे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये डॉक्टर साहब की मृत्यु कब हुई? 1940 जून में, जवाहरलाल जी के 24 साल के बाद। बोले जवाहरलाल जी की मृत्यु हुई, उस समय जवाहरलाल जी क्या थे? विश्व नेता थे। आजकल विश्व नेता ये शब्द बहुत चलता है, हर एक आदमी विश्व नेता है। तो वो विश्व नेता थे। और जो नॉन अलायंड मूवमेंट के टिटो, नासिर और नेहरू, यह जो त्रैमूर्ति थी, सारे दुनिया में विख्यात थी। और डॉक्टर जी की मृत्यु हुई, उस समय डॉक्टर जी को कितने लोग पहचानते थे? ज़्यादा से ज़्यादा विदर्भ महाराष्ट्र के, थोड़ी जहाँ शाखाएं वगैरह होगी महाराष्ट्र के 12, वहाँ से थोड़े लोग पहचानते थे। तो बोले 24 साल पहले मृत्यु हुई, मृत्यु के समय डॉक्टर हेडगेवार को कोई पहचानता नहीं था। इनकी 24 साल के बाद मृत्यु हुई और मृत्यु के समय विश्व नेता के नाते थे। लेकिन इमरजेंसी के समय बोले हमने यह देखा है कि डॉक्टर जी के सिद्धांत के लिए मर मिटने के लिए लाखों लोग तैयार हो गए इमरजेंसी के समय। लेकिन ऐसे ही कोई मौका आता है तो पंडित नेहरू के सिद्धांतों के लिए मरने के लिए एक भी आदमी सामने नहीं आता। मिनिस्टर बनने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन पंडित नेहरू के सिद्धांत के लिए मरने को लोग तैयार हो गए, 5 लोग भी सामने नहीं आते।
क्या विचित्र बात है। तो यह जो वैचारिक और संगठनात्मक प्रवास है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 60 साल पूरे होते आए। तो 1925 में हम कहाँ थे सिद्धांत और संगठन के रूप में, 1955 में हम कहाँ थे सिद्धांत और संगठन के रूप में, 1985 में हम कहाँ हैं सिद्धांत और संगठन के रूप में। कुछ तुलनात्मक यदि हम विचार करें तो किस तरह से जो हमारा दावा है कि सिद्धांत के नाते, संगठन के नाते, कार्य पद्धति के नाते एषः पंथः नान्यद् विद्यते अयनाय, यही एकमात्र रास्ता है, यह बात कितनी सही है यह हम समझ पाएंगे।